नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने सर्कोपेनिया के बारे में पूछा था कि सर्कोपेनिया क्या होता है, और इसको जो है उन्होंने पूछा था कि सर्कोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। तो मुझको लगा कि एक जानकारी जो है सार्वजनिक की जाए अपेक्षाकृत की। उनको मैसेज में एक जवाब देने से बढ़िया था कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सार्वजनिक हो सके और बाकी लोग जो नहीं जानते हैं उसको भी इनका लाभ मिल सके। सर्कोपेनिया जो है एक एज के बाद प्रकट होती है। प्रायः लगभग दूसरी बीमारियां भी हैं वो एज के बाद ही प्रकट होती हैं, लेकिन आजकल जो आधुनिक हमारी जीवन शैली है, जो रहने की तरीका है, जो हमारा दिनचर्या है, वो सब इतना दूषित हो चुका है कि अब उम्र माने नहीं रखती। अब तो पहले ये होता था कि सर्कोपेनिया वगैरह जो है मोर देन 60 के बाद ही आती थी, लेकिन अब 35-40 में भी आ जाती है ये। और मैंने रिसेंटली 29-30 के भी बच्चों को देखा है सर्कोपेनिया के पेशेंट। तो मान लीजिए उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसके परिणाम स्वरूप, जैसे आप जानते हो कि आप कोई भी चीज़ लोगे, एक मोबाइल लेते हो, अगर वो साल 1.5 साल पुराना हो जाता है तो हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है। तो उसी तरह उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी, बड़े आयुर्वेद में शरीर का अर्थ वही हो जिसका क्षय होता है, तो इसका भी क्षय हो रहा है, ये धीरे धीरे पुराना हो रहा है। तो उम्र के बढ़ने के बाद धीरे धीरे कंकाल की मांसपेशियों से जो एक जुड़ाव होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और तत्काल इसका नुकसान सामने आता है। ये एक भयानक स्थिति है जिसको सर्कोपेनिया कहा जाता है। सर्कोपेनिया जो है ऑस्टियोपोरोसिस से भी थोड़ा हटके, थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कहीं हम गिरे ना, क्योंकि अगर हम कहीं गिरते हैं या हमको चोट लगती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं और वो टूट जाएंगी। ठीक, तो सिर्फ इतना ही हमको ध्यान देना होता है कि हम कहीं गिर ना जाए, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, हमको चोट लग जाएगी या हमारी हड्डियां टूट जाएंगी, या कोई ऐसी पोस्चर में हम ना आए कि हमारी हड्डियां टूट जाए। जबकि सर्कोपेनिया में ऐसा नहीं है। इसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए न केवल जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि अपर्याप्त मांसपेशियों के घटने के कारण जो है कहीं ना कहीं वही फिर पुराना रोग, डायबिटिक, उच्च शर्करा इसका मेन कारण होता है। क्योंकि हमारे ब्लड में जब शर्करा का लेवल बढ़ता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। माने शुगर का उपद्रव ये भी है, और ये ज़्यादा है आजकल, ये कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है सर्कोपेनिया में हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हड्डियों को छोड़ने लगती हैं, मांसपेशियों का तेजी से नुकसान होता है, पैर की मांसपेशियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जब कोई व्यक्ति बैठा या लेटा हुआ होता है तो पैर नहीं हिलने के कारण, भाई जाहिर सी बात है, आप अगर लेटे हो तो आपका पैर तो हिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में मांसपेशियों की ताकत जो है प्रभावित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धजनों को सर्कोपेनिया में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो ये तुरंत प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। बुढ़ापा पैर के ऊपर से शुरू होता है नॉर्मली, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बुढ़ापा पैर के ऊपर से शुरू होता है। और अगर आपका पैर सक्रिय है, पैर अगर आपका चल रहा है, आपका मूवमेंट प्रभावित नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक उम्र के बाद आपका मूवमेंट प्रभावित ना हो, आप चलते फिरते रहिए, चुस्त और मजबूत रहिए, खड़े रहने की आदत विकसित करिए। कुछ लोगों की आदत होती है बैठ जाते हैं तुरंत। बैठने का मतलब, अगर बैठने को 2 मिनट कह दिया जाए तो लेट जाते हैं। तो इस प्रवृत्ति को थोड़ा सा अपने आप में हटाइए और खड़े रहने की आदत, जिससे मांसपेशियां हमेशा एक्टिव रहें। यदि आप बैठ सकते हैं कहीं तो बैठ जाइए, लेकिन लेटिए मत। अब आपको इससे बचने के लिए करना कुछ नहीं है,
सिर्फ आपको खड़े रहना है। खड़े रहने की आदत जो है विकसित करिए, बस तुरंत बैठिए मत। मैक्सिमम देखिए मूवमेंट, एक गाना है कि चलना ही जिंदगी है, तो आपको भगवान ने दो पैर दिए हुए हैं, तो सिलेंड्रिकल लाइफ को त्यागिए, खड़े रहने की आदत विकसित करिए, बैठिए नहीं। और यदि आप बैठने ही चाहते हैं, वाकई आपको बैठना है, काफी समय हो चुका है, तो बैठिए, लेकिन लेटिए मत, इसका ध्यान रखिए। सीढ़ी चढ़ना उतरना, यदि आप किसी ऐसे जगह रह रहे हैं जहां लिफ्ट है, लेकिन आपको दिन भर में 5 बार ऊपर नीचे आना है, तो नो प्रॉब्लम, आप ये कर सकते हैं कि दिन भर में 1 बार सीढ़ी चढ़ लीजिए, बाकी समय आप लिफ्ट यूज करिए। या हो सकता है आप बहुत लंबे 12वें मंजिल पे रह रहे हो, 8वें मंजिल पे रह रहे हो, तो कम से कम 2 मंजिल ऊपर तक रुक जाइए, या 1 मंजिल पे ही रुक जाइए। 1 मंजिल के बाद आप पैदल आइए, तो आपको खाली 1 मंजिल का ही पैदल चलना पड़ेगा, तो 1 स्टोरी आपकी पुलिंग हो जाएगी। तो कम से कम एक्सरसाइज, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कितने एक्टिव हो। यदि आप एक्टिव हो तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और अगर होनी भी होगी तो एक एज के बाद होगी। आप बहुत हाई डायबिटिक के पेशेंट हो, आपने कोई रिवर्सल वगैरह यूज नहीं किया, और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत गड़बड़ है, आप खा रहे हो, आपको खाने में कोई कार्ब लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह से शाम तक बहुत कार्ब लेते हो, तो अगर ऐसी लाइफ स्टाइल है तो होगी। लेकिन आपको फिर भी, अगर आप मूवमेंट आपका रेगुलराइज है, आप चल रहे हो, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट दिक्कत है, नॉर्मली आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, और साइकिलिंग भी एक अच्छा व्यायाम है। अगर स्विमिंग कर सकते हो तो, क्योंकि स्विमिंग तो बहुत लोगों को नहीं मिलती, हर जगह ऐसी व्यवस्था और सुविधाएं भी नहीं होती, और मैं आपको कहूँगा भी नहीं कि नदी में जाके तैरिए, बाय द वे आपको साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। तो आप साइकिलिंग कर सकते हो और मांसपेशियों को बढ़ाने की स्थिति में ला सकते हो। यदि कोई बुजुर्ग आपके घर का बीमार पड़ जाता है, तो उसे बहुत आराम करने की सलाह मत दीजिए। थोड़ा सा उसको दिन भर में 8 घंटे की जो डे लाइट होती है, उसमें 10 कदम, 5 कदम, 6 कदम उसको चलना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ जान जाइए, अपने दिमाग को एक रेगुलेट करिए। जैसे हम सुबह उठना होता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पे एक रिमाइंडर लगा देते हैं, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जब भी, तो उस समय पे वो रिमाइंडर हमको जगा देता है। या हमको कोई चीज़ याद रखनी होती है कि किसी की शादी है, किसी का कोई उत्सव है, कोई बर्थडे है, तो हम उस पर कैलेंडर पे रिमाइंडर लगा देते हैं ताकि हमको याद हो सके, उस दिन हमको याद दिला दे। तो आप अपने ब्रेन को एक रिमाइंडर दे सकते हो, वो सेट करना होता है, ब्रेन रिमाइंडर को मानता है। आप इसका कभी मैं कोई एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि ब्रेन कैसा आपका रिमाइंडर को मानता है। तो आप अपने ब्रेन को एक सूचना दे सकते हो कि जब भी हम लेटने की स्थिति में हो और हमको खड़ा रहना है या बैठने की व्यवस्था है, उसके बाद भी हम लेट रहे हैं, तो हम अपने ब्रेन को एक रिमाइंडर दे दें कि 5% हमारी मसल्स जो है लॉस हो रही है, तो हम उठ के बैठ जाएंगे। अगर लेटे भी हैं तो उठ के बैठ जाएंगे, और अगर बैठे हैं तो खड़े होकर थोड़ा सा टहलने लगेंगे कि हमारी 5% मसल्स जो है, अब ब्रेन हमको तुरंत याद दिला देगा कि 5% मसल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़राब हो रही है। तो सीढ़ी चढ़ना उतरना और बाकी जो मूवमेंट्स करना, इस तरह से कोई भी चीज़ अगर आप करते हो और आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हंसकर है, और इस तरह की प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। वृद्धावस्था में जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें आप मसल्स आपकी कमज़ोर होती है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस समय में जो आपका टाइम है, इस समय में आप अपने मसल्स को इतना आराम मत दीजिए कि आपको वृद्धावस्था में वो इस तरह की रोग पकड़ा के और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि ये बहुत अजीब प्रॉब्लम होती है जिसमें चलना फिरना हर चीज़ में बहुत दिक्कत होने लगती है। और एक चीज़ जान जाइए कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है तो तमाम तरीके की पेट की बीमारियां और हर चीज़ की बीमारी की आप एक चंगुल में फंस जाते हो। तो एक एज रहते आप सिलेंड्रिकल लाइफ को थोड़ा सा छोड़िए
और सिलेंड्रिकल लाइफ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को बढ़ाएगी ही, और तमाम चीज़ों में भी आपको नुकसान होगा। अपेक्षाकृत इसके तमाम चीज़ें आपकी डायबिटिक मेलाइटिस में भी इसकी प्रॉब्लम होती है, और आपके हार्ट के भी प्रॉब्लम आती है। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह से अगर आप पैदल चलते हो तो आपको इस बीमारी से तो फ़ायदा मिलेगा ही, और बाकी किसी भी बीमारी में आपको आप जल्दी उसकी चपेट में नहीं आओगे। ये एक चीज़ जान जाइए, खोई हुई मांसपेशियां किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं मिलेंगी। अगर आप ये सोच लिए कि अगर मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम होती है, हम दवा ले लेंगे, तो इट नेवर बी रिटर्न बैक। ये आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। अगर आपकी मस्कुलर्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपको वापस नहीं आएगी, क्योंकि इसका रिवर्सल बड़ा मुश्किल है। तो आज ही तैयार रहिए, अपने मसल्स के साथ उस तरह का व्यवहार करिए ताकि वो चुस्त दुरुस्त रहे और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। और देखा जाता है ना कि आमतौर पे हम लोग जो है एक सहायक नियुक्त कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टेटस थोड़ा हाई हुआ तो एक सहायक नियुक्त कर लिया, तो उससे दो नुकसान होता है। तो ऐसे सहायक को निकाल दीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि सहायक को धीरे धीरे हम अपने काम को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो काम करता है और हम नहीं करते, तो हम सिलेंड्रिकल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। तो कोशिश करिए कि सहायक को हटा दीजिए। अगर आप हटा देंगे तो दो लाभ है। पहली बात तो उसको एक सैलरी या जो भी आप उसका पे कर रहे हैं उससे बचेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद अपना काम करना शुरू करेंगे तो मूवमेंट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे पैरों को और मजबूत और सक्रिय होना चाहिए। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो देखिए बच्चा कैसे चलता है, वो लड़खड़ाते हुए चलता है, उसके पैर उतने मजबूत नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे आप एक उम्र को आते हो, एक जवान होते हो, बड़े होते हो, तो आपके पैर मजबूत होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो कोशिश करिए कि उस मजबूत और सक्रिय पैर के लेके आप अपनी ये जीवन पूरा ख़त्म करिए। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 हफ्ते अगर आप अपने पैर को मत हिलाइए तो आप देखेंगे पैर की असली ताकत जो है वो करीब करीब 10 साल कम हो जाएगी। नहीं, अब तो आप लोगों के सामने तमाम होगा, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, एक्सरे मतलब प्लास्टर लगा देते हैं। अब प्लास्टर के बाद क्या, जब जिस दिन प्लास्टर कटता है आप तुरंत नहीं, आपको फिर एक्सरसाइज करना पड़ता है उसके लिए। तो जैसे जैसे आप सिलेंड्रिकल लाइफ से बाहर निकलोगे ये प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो नहीं सही होगी, इसलिए वो डैमेज हो ही ना, इसलिए आप अपने अच्छे लाइफ स्टाइल में रहिए। अगर हम इसको थोड़ा एनाटॉमिकल पढ़ते हैं तो 2 पैर जो हमारे हैं समस्त गतिविधियों के केंद्र हैं। जो हमारे जितने भी गतिविधियां हैं उनके केंद्र हमारे 2 पैर हैं। दोनों पैर में मिला के मानव शरीर में करीब 50% नसें हैं, 50% रक्त वाहिकाएं हैं पैर में ही, और 50% रक्त जो है उन्हीं से होकर गुजरता भी है। बुढ़ापा पैर की उंगलियों की ओर से ही शुरू होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर पैर का मूवमेंट आपका बढ़िया है, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चलते फिरते हो, मूवमेंट आपका बढ़िया है, तो आपको ये रोग ही नहीं अपितु कई रोगों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। पैर की एक्सरसाइज करने की कोई एज नहीं होती। उन्होंने पूछा था एक मैसेज करके, पैर की एक्सरसाइज के लिए 70 की एज है कि 60 की एज है, माने नहीं रखती। अगर आप पैर की एक्सरसाइज करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा और वो हमेशा मिलेगा। तो ठीक है, आप 70 या 80 के उम्र में जाके क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किए? अगर पहले करोगे तो उस उम्र में जाके वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लिमिटेड मूवमेंट में भी काम कर सकते हो। हम नॉर्मली एक चीज़ कह सकते हैं, वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करीब करीब 30 से 40 मिनट तक चलिए। आप कुछ मत करिए, कोई एक्सरसाइज मत करिए, कोई चीज़ें मत करिए, सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि सूर्योदय के समय 25 से 20 से 25-30 मिनट, कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे, और शाम के टाइम में करीब आधे घंटे। आप अगर सुबह के टाइम और शाम के टाइम में आधे घंटे खाली वॉक कर रहे हो तो एक चीज़ मान लो, ठीक है आपके पास अगर कोई पार्क नहीं है, कोई जगह नहीं है, ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि हमारे घर के आसपास कोई पार्क नहीं है, कोई घूमने की जगह नहीं है, या कोई ऐसी जगह नहीं है। एक्सक्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी छत पे भी घूम सकते हो, थ्रेडमिल है आप उस पर भी चल सकते हो, अपने घर के आंगन में भी चल सकते हो, अपने कमरे का भी चक्कर लगा सकते हो, क्योंकि आप चल रहे हो। जरूरी नहीं कि कितना किलोमीटर तय किया आपने, जरूरी ये है कि 30 मिनट लगातार आप चले।
छोटे कदमों से चलिए, जरूरी नहीं है कि भागिए, आपको कोई कार्डियक एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप नॉर्मल करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। चलना ही जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी में चलते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो सर्कोपेनिया क्या कोई भी बीमारी आपको जल्दी नहीं छू पाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा सर्कोपेनिया के बारे में, तो उनको समझ में आया होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की संबंधित है, उसमें सिर्फ हमको इतना ही देखना है कि हम कहीं गिरे ना, हमारे पास कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री ना हो, क्योंकि अगर हम गिरेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो टूट जाएंगी। लेकिन सर्कोपेनिया में हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं। सर्कोपेनिया में सिर्फ सावधानी नहीं, आपको फिर मूवमेंट भी करना होगा, चलना भी होगा, सेडेंटरी लाइफ त्यागनी होगी। जो आजकल की लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, या लाइफ स्टाइल आज का जो नौजवान जी रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, काम करते चले जा रहे हैं ना। कब मैंने देखा है कि कई जगह ऑफिस में बैंक में बैठे हैं, तमाम बैंक के लोग आते हैं हमारे यहाँ पंचकर्म कराने, और उनका एक शिकायत रहती है कि बैंक हमको सैलरी दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मतलब एंड ऑफ द डे ऑफ इस लास्ट ड्यूटी, रिटायरमेंट के समय हमको पीठ की बीमारी दे दिया, हमारी जो है कमर में दर्द शुरू हो गई, हम एक साधारण जीवन नहीं जी पा रहे। वजह क्या है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी जवानी बेच दिया। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये नहीं कहता कि आप 8 घंटे कुर्सी पे बैठे रहो। आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद खड़े होकर 2-4 चक्कर मार के फिर बैठ के काम कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और आप एक वर्कहोलिक हो चुके हो, तो आप वो नहीं करते। टीचर है, 8 घंटा क्लासेस चला रहा है, कर रहा है, तो वो भी बैठ के कर रहा है, सेडेंटरी लाइफ है। आप पैदल चल सकते हो, तमाम चीज़ें कर सकते हो। अगर इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदलोगे जो आप कर रहे हो, तो आप सर्कोपेनिया नाम की बीमारी से तो नहीं जूझोगे। ठीक, उम्मीद है आपको हमारा बताया हुआ चीज़ समझ में आया होगा। और डायबिटिक मेलाइटिस के भी पेशेंट अगर आप हैं, तो याद रखिएगा, ये बीमारी आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये डायबिटिक जो है का उपद्रव सर्कोपेनिया भी है। तो उम्मीद है आप हमारी जानकारी से कुछ लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लाभ उठा के कुछ प्लस पा सकते हैं, तो इसमें हम लोग को खुशी होगी। आयुष मंत्र टीम को विदा दीजिए। धन्यवाद।